Hello students, welcome in accountancy video, and we have started the chapter number 11 books of original entry cash book. And in last video we studied the question number 4 5 of chapter number 11, that was single column cash. And in this video we will discuss the double column cash book. So our today topic is double column cash book and how is double column cash book is differ from single column cash book. So let's start our video. Double column cash book or two column cash book. In this double column cash book, in the cash book format, we have two amount column in each side, debit and credit side. सिंगल कॉलम कैश बुक के फॉर्मेट के अंदर जो अमाउंट का कॉलम था वो वन सिंगल ही था, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. बट इन डबल साइड कैश कॉलम double column cash book there are two amounts column in debit side and two amount column in credit side, and first column is considered cash account and second column is called bank account, same in debit and same in credit. So it represents, when we give the separate column for cash and bank, it represent cash account and bank account, so that's no need to open cash account and bank account in ledger. अब डबल कॉलम कैश बुक बनाने से क्या होगा, हमें बैंक अकाउंट बनाने की भी ज़रूरत नहीं होगी लेजर के अंदर. सो इट इज़ कॉल्ड डबल कॉलम कैश बुक. नाउ topic number second is steps taken or rules are observed for preparing double column cash book. अब यहाँ पर अमाउंट के दो कॉलम हैं, तो कौन से कॉलम में हम अकाउंट्स को, हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, इसके लिए कुछ रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं. सो फर्स्टली वी डिस्कस स्टेप टेकन, प्रिकॉशंस, रूल्स ऑब्जर्व फॉर प्रिपेयरिंग डबल कॉलम कैश बुक. फर्स्ट रूल इज बैंक अकाउंट. नंबर वन, बैंक कॉलम इज, बैंक कॉलम जो अमाउंट का एक हमने कॉलम बैंक अकाउंट को दिया है, वो बैंक अकाउंट जो है अपने आप में एक पर्सनल अकाउंट है. तो वी विल फॉलो द रूल टू रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. दैट मीन्स बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, तो व्हेन वी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, when the business owner cash deposited into bank, so that means bank account become the receiver of the cash, so it will be debited. And when cash withdrawn from bank account, then bank account is giver, so that it is credited. And when the business owner, business organization चेक्स इशू टू एनी पार्टी एनी पर्पज़, किसी भी पर्पज़ से वो चेक इशू करती है किसी पार्टी को, कोई पेमेंट में, कोई एक्सपेंसेस पे करने में, तो इट इज़ देन बैंक अकाउंट इज़ द गिवर. उस केस में भी क्या है, बैंक अकाउंट गिवर का ही काम करता है और क्रेडिट किया जाता है. एंड सेकंड रूल इज़ ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस कैश बुक, कैश कॉलम ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस टू बैलेंस BD डेबिट साइड. ये तो आपने सिंगल कॉलम कैश बुक में पढ़ा ही था कि कैश बुक का जो सिंगल कॉलम कैश कॉलम वाला बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, एंड टू बैलेंस BD डेबिट साइड वो राइट करते हैं. बट देयर आर टू कॉलम्स ऑफ अमाउंट, वन इज कैश कॉलम एंड सेकेंड इज द बैंक कॉलम. तो डबल कॉलम कैश बुक में भी कैश कॉलम का तो हमेशा डेबिट ही बैलेंस होगा, बट कैश कॉलम का जो बैलेंस है मे हैव बी डेबिट और क्रेडिट. वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है. व्हेन इट शोज डेबिट बैलेंस, देन डेबिट बैलेंस इज फेवरेबल, दैट मीन्स कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, हमारी जो मनी है वो बैंक में डिपॉजिट है. सो वी राइट इन टू बैलेंस BD डेबिट साइड. बट सम टाइम bank column has a credit balance, so credit balance, that means it is unfavorable for the business owner
and it is also termed as bank overdraft. हम उसको balance BD के comparison we will write bank overdraft by balance CD credit side, by balance CD, or we can write by bank overdraft. Now rule number 3, contra entries. यहाँ पर 2 अमाउंट के कॉलम थे, तो कहीं ना कहीं एक ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन से मिक्सिंग भी हो सकती है. सो रूल नंबर 3 इज कॉन्ट्रा एंट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रा एंट्रीज इज, कॉन्ट्रा एंट्रीज आर दोज एंट्रीज विच रिकॉर्ड्स बोथ साइड्स ऑफ कैश बुक. अब यहाँ पर 2 कॉलम हैं अमाउंट के, तो एक ही ट्रांजैक्शन में एक बार वो डेबिट में रिकॉर्ड होगा और उसी टाइम वो क्रेडिट में भी रिकॉर्ड होगा. दैट मीन्स एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दोनों साइड पर पड़ेगा, डेबिट साइड पर भी होगा और क्रेडिट साइड पर भी होगा. तो दैट मीन्स दैट आर कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्रीज. ऐसी कौन सी एंट्रीज होती हैं? एग्जाम्पल 1 इज कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. जब हम कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में, सो ऑन दैट टाइम कैश अकाउंट इज डिक्रीज. वी गो टू द बैंक एंड डिपॉजिट द कैश, देन आवर कैश अकाउंट इज डिक्रीज. सो दैट मीन्स डिक्रीज कैश इज credited in cash book and amount is written in cash column. And second, हेयर कैश अकाउंट तो डिक्रीज हो रहा था, लेकिन बैंक में मनी डिपॉजिट हो रही है तो बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है. एंड इंक्रीज इज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड इन कैश बुक एंड अमाउंट इज रिटन इन बैंक कॉलम. तो ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन है, इसका इफेक्ट जो है दोनों डेबिट और क्रेडिट पर एक साथ पड़ रहा है. तो दीज आर कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री एंड वी रिकॉर्ड इन 2 साइडेड. कैश डिक्रीज हो रहा है बाय बैंक अकाउंट और अमाउंट वी विल राइट इन कैश कॉलम, एंड बैंक अकाउंट की अमाउंट इंक्रीज हो रही है, डेबिटेड इन कैश बुक टू कैश अकाउंट एंड अमाउंट इज रिटन इन बैंक कॉलम. सेकेंड एग्जाम्पल इज कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. हमने जो है प्रोप्राइटर ने ऑफिस के यूज़ के लिए बैंक से मनी विड्रॉ की है. इसका भी इफेक्ट सेम ही रहेगा. क्या होगा? व्हेन द बिजनेस ओनर विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक, कैश जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, कैश अकाउंट इंक्रीज होगा, देन इट इज डेबिटेड इन कैश बुक एंड अमाउंट इज शोन इन बैंक कॉलम. अमाउंट इज रिटन इन द कैश कॉलम एंड बैंक अकाउंट इज डिक्रीज, क्योंकि हमने बैंक से मनी विड्रॉ कर ली है. बैंक अकाउंट डिक्रीज सो दैट इट इज क्रेडिटेड इन कैश बुक एंड अमाउंट शोन इन बैंक कॉलम. So next rule is rule number 4, receipts of checks and bank draft. हमने किसी भी कस्टमर से हमारे को चेक या बैंक ड्राफ्ट रिसीव होते हैं, तो उसका सॉल्यूशन, उनका ट्रीटमेंट क्या किया जाता है इन द डबल कॉलम कैश बुक. फर्स्ट इज द चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक सेम डे और इमीडिएटली. सिचुएशन है कि चेक रिसीव्ड हुआ कस्टमर से एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे इमीडिएटली. इन दैट केस जर्नल एंट्री बिकम बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, क्योंकि हमारे को चेक मिला है, हमने बैंक में भी डिपॉजिट करा दिया है, दैट्स मीन बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट. ये तो जर्नल एंट्री की बात है, लेकिन अगर हम कैश बुक में देखें तो देन दिस चेक इज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक एंड अमाउंट एंटर्ड इन बैंक कॉलम. क्योंकि चेक हमारा सेम डे डिपॉजिट हो गया है बैंक में. अब सेकंड सिचुएशन ये आती है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक द सेम डे. कई बार क्या होता है, बिजनेस प्रोप्राइटर को कुछ काम रह जाता है, वो चेक को रिसीव तो कर लेता है बट वो डिपॉजिट नहीं करवाता बैंक में, उसकी टेबल की ड्रॉर में ही, उसकी अपनी पॉकेट में ही रह जाता है. इन दैट केस फर्स्टली अगर हम जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर चेक कभी बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ है. तो चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ है, तो इसको अमाउंट को हम बैंक कॉलम में कैसे राइट कर सकते हैं? सो फर्स्टली when owner not deposit the check on the same day, firstly this check is recorded in journal and journal entry is check in hand account debit to customer account. वो बैंक की बजाय चेक इन हैंड का जो है एक न्यू अकाउंट ओपन करेगा
और उसमें रिकॉर्ड कर देगा। अब सेकंड क्या होगा, व्हेन द अबव चेक, ये जो पहले हमें चेक रिसीव हुआ था, बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया था, व्हेन दिस चेक अबव चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, देन जर्नल एंट्री बिकम बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। तो यहाँ पर जो है वो चेक बैंक में जा रहा है, बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, सो वी रिकॉर्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। यहाँ पर हम कस्टमर को एक बार क्रेडिट कर चुके हैं, हम दोबारा से कस्टमर को क्रेडिट नहीं करेंगे। डिफरेंस को देखिए, यहाँ पर रिसीव्ड होने पर इमीडिएटली डिपॉजिट कराने पर कस्टमर क्रेडिट हो जाता है, लेकिन इमीडिएट डिपॉजिट ना कराने पर हमने कस्टमर को तो यहाँ क्रेडिट कर दिया, लेकिन अमाउंट जो थी वो बैंक में नहीं पहुँची थी। बैंक में तभी पहुँचेगी जब चेक डिपॉजिट कराया जाएगा। एंड व्हेन चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, ये जो हमने न्यूली ओपन अकाउंट किया था इसको क्लोज कर दिया जाएगा। सो दैट्स वाई when above check is deposited into bank, then it is recorded in cash book debit side। जिस दिन ये चेक बैंक में डिपॉजिट होगा उस डेट में वो चेक कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा डेबिट साइड में, और अमाउंट को हम राइट करेंगे बैंक कॉलम में। अब इस कंसेप्ट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी कभी जो है हमारी ट्रांजैक्शन के अंदर जो है क्वेश्चन के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती कि नो इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन ऑफ डिपॉजिट, कि हमें चेक रिसीव हुआ, वी विल डिपॉजिटेड और नॉट डिपॉजिटेड। तो इन दैट केस if no information of deposit is given, then it will assume that check received and deposited into bank on the same day। कोई इन्फॉर्मेशन ना होने पर, लैक ऑफ द इन्फॉर्मेशन में, हम उसको सेम डे का डिपॉजिट मान करके कैश बुक की हम डेबिट साइड सेम डे रिकॉर्ड कर देंगे। सो इट इज़ द रूल नंबर 4। नाउ रूल नंबर 5, पेमेंट ऑफ चेक। हम चेक से पेमेंट करेंगे तो चेक इशूड इमिडिएटली रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। तो चेक इशूड करने में कोई ऐसा मैटर नहीं अराइज होता डिपॉजिटेड इनटू बैंक और नॉट। जैसे ही एक प्रोप्राइटर अपना चेक बुक में से चेक इशूड कर देगा, देन एट दैट टाइम इट इज़ रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक एंड अमाउंट इज रिटन इन बैंक कॉलम। नाउ रूल नंबर 6, डिसऑनर ऑफ ए चेक। समटाइम्स जो कस्टमर से चेक मिले होते हैं वो डिसऑनर हो जाते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है, मैथमेटिकली एनी अदर रीज़न। सो व्हेन ए चेक इज डिपॉजिटेड इज डिसऑनर, देन इट इज़ क्रेडिटेड टू कैश बुक। जब हमें रिसीव हुआ था, हमने डिपॉजिट करा था तो ये डेबिट हुआ था, लेकिन जब ये डिसऑनर हो जाएगा, बैंक इसको डिसऑनर कर देगी। इन दैट केस वी रिकॉर्ड इन कैश बुक ऑन क्रेडिट साइड एंड अमाउंट इज रिटन इन बैंक कॉलम, एंड कस्टमर के पर्सनल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। नेक्स्ट है रूल नंबर 7, चेक इंडोर्स टू ए क्रेडिटर और कस्टमर। हमारे को इंडोर्स, सबसे पहले आपको इस वर्ड का मीनिंग समझना है। चेक रिसीव्ड एंड ट्रांसफ़र, हमारे को अपने किसी कस्टमर से चेक रिसीव हुआ, बट वी ट्रांसफ़र या गिव दैट चेक टू अदर पार्टी। हमने गुड्स सेल की थी राम को, राम से चेक मिला। हमने गुड्स परचेज की थी सीता से, तो हमने वही चेक सीता को पे कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इंडोर्समेंट। देन दिस चेक इज इंडोर्स रिसीव फ्रॉम राम एंड गिवन टू द सीता, सो it is called endorsement and this transaction is not recorded in the cash book। दोनों के दोनों एस्पेक्ट, ना तो रिसीव की एंट्री होगी क्या चेक की, और ना ही पेड की एंट्री होगी। चेक रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर एंड चेक इश्यूड टू कस्टमर, दीज आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। नेक्स्ट रूल नंबर 8, कैश डिस्काउंट। सेम वही क्वेश्चन डिस्काउंट वाला, where we record cash discount allowed and cash discount received. Same criteria we will follow when we prepare double column cash book. Any transaction has discount received and discount allowed, it is recorded in journal proper। cash book में record नहीं होगा। Next है bank charges, and bank charges is amount charged by bank for their services। बैंक हमारे को ATMs, SMS, many facilities provide,
So for this service, bank charges some amount that are called bank charges, and this amount is credited in cash book and amount shown in bank column. Next is interest allowed by bank. Here interest is allowed, that means given by bank to the customer. तो यहाँ पर interest जो है बैंक हमें पर्सनल अकाउंट को पे कर रही है, इनकम हो रही है, सो दैट इट्स डेबिटेड इन कैश बुक एंड अमाउंट इज शोन इन बैंक कॉलम. नेक्स्ट इज द इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक. समटाइम बैंक चार्ज द इंटरेस्ट, जैसे अभी हमने ओपनिंग बैलेंस में पढ़ा कि बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट होने पर बैंक जो है इंटरेस्ट को चार्ज करेगी, दैट मीन्स हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं. इन दैट केस दैट interest charged by bank is recorded in credit side in cash book and amount shown in bank column. Next, rule number 12, amount directly deposited by customer into our bank account. यहाँ पर कस्टमर ने जिससे हम who has purchased goods from us, डायरेक्टली उसने हमारे को जो है हमारे अकाउंट में मनी डिपॉजिट करा दी है. इन दैट केस that amount is recorded in debit side of cash book and amount is written in bank column, क्योंकि मनी जो है बैंक में डिपॉजिट करा दी गई है. नेक्स्ट रूल नंबर 13, बैंक चार्जेस ऑन डिसऑनर चेक. जो चेक बैंक डिसऑनर कर देता है उसके ऊपर भी बैंक चार्जेस लगते हैं. देन दीज एक्सपेंसेस एडेड इन चेक. जो भी चेक डिसऑनर होगा उसके ऊपर जो भी चार्जेस चार्ज करेगा बैंक, दैट चार्जेस आर एडेड इन check amount and credited in cash book and amount is written in bank column. So after these rules follow, we will record the transactions in double column cash book, and in last we find the balancing of double column cash book. यहाँ पर अमाउंट के दोनों कॉलम है, 2 कॉलम डेबिट में और 2 कॉलम्स इन क्रेडिट साइड. हाउ वी बैलेंस? सो today first of all we discuss the balancing of double column cash book. स्टेप नंबर 1, बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें डेबिट साइड दोनों कैश कॉलम का भी और बैंक कॉलम का टोटल कर लेना होगा. एंड स्टेप नंबर 2, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड बोथ कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम. सिमिलरली वी टोटल द क्रेडिट साइड ऑफ कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम. नाउ first of all, now we find the difference. Firstly, total of cash column. सबसे पहले हमने कैश कॉलम के टोटल को लेना है. हमने डेबिट कॉलम का, वो हमेशा आपको एक्सेस ही मिलेगा. डेबिट कॉलम के एक्सेस कॉलम में से हमने क्रेडिट कॉलम का टोटल माइनस कर देना है, क्योंकि बिकॉज कैश बुक ऑफ हैज़ ऑलवेज डेबिट बैलेंस. सो इट इज़ रिटन टू बैलेंस CD. हमारा यहाँ पर एक कॉलम दूसरे कॉलम से मैच हो गया. नाउ इट इज़ लेफ्ट ऑफ बैंक कॉलम. नाउ वी फाइंड द डिफरेंस बोथ कैश कॉलम डेबिट एंड क्रेडिट साइड. अब हम बैंक कॉलम के भी दोनों साइड्स का टोटल करेंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड का. यहाँ पर जो है हमें सम टाइम वी गेट डेबिट कॉलम एक्सेस एंड सम टाइम क्रेडिट कॉलम एक्सेस. So if the debit column is excess, then it is favorable, because debit total is excess than credit column. So we subtract debit column total minus credit total column, and it is called cash at bank. That means debit balance. It is our favorable balance. And if any case credit column is excess in debit column, कभी कभी हमारा बैंक कॉलम का जो क्रेडिट कॉलम है वो डेबिट कॉलम से एक्सेस हो जाता है. दैट इज़ कंसिडर्ड बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस, एंड दिस बैलेंस इज कंसिडर्ड अनफेवरेबल. एंड इन द लास्ट स्टेप वी राइट द बैलेंस ऑफ कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम एंड क्लोज द कैश बुक. सो दीज आर द basic rules followed to prepare double column cash book. Understand this concept and solve the questions number 6. Thank you. Have a nice day.